हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपने एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस के प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय। जब भी हम कोई कमांड देखते हैं ना एसक्यूएल में, सबसे पहला हमें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए अपने आप से कि ये जो नाम हमारे सामने लिखा हुआ है, ये किस तरह से रिलेट कर रहा है, मतलब क्या मीनिंग हमें दे रहा है यहाँ पे, जिससे हम उसकी फंक्शनिंग समझ पाएंगे इजीली। अब जब यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखा हुआ है, आपको इतना क्लियर हो जाएगा नाम पढ़ने के बाद कि अगर आपको अपना रिजल्ट, डेटा का रिजल्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए तो आप यूज करोगे ऑर्डर बाय कमांड। वहीं अगर आपको अपना जो रिटर्न रिजल्ट है, मतलब कोई रिजल्ट है, अगर उसके कुछ पर्टिकुलर रोज ग्रुप करके एक स्पेसिफिक रिजल्ट में बदलना है, तो आप वहां यूज करने वाले हो ग्रुप बाय। ये तो हो गया बहुत प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, लेकिन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों कमांड्स का यूज क्या है और कैसे हम इसे यूज करते हैं अपने कोडिंग के पार्ट में, और कहाँ यूज करते हैं ये चीज भी आप समझोगे। वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो इन्हीं दोनों कमांड्स पे रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, क्योंकि लोग पढ़ते हैं इन कमांड्स को लेकिन कंफ्यूज रहते हैं एग्जैक्टली बैकग्राउंड में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। जब तक आप किसी भी क्वेरी का एग्जीक्यूशन नहीं समझोगे ना, कि वो एग्जीक्यूट कैसे करती है एसक्यूएल इंजन पे जाके, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे, वो सिर्फ रटने वाली चीजें हो जाएंगी। इस प्लेलिस्ट का मेरा मोटिव बनाने का यही है कि आप कुछ भी चीज रटो ना, मतलब कि समझो, याद करो, इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, और तब उसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल इन सब चीजों में यूज करो। मैं चाहती हूँ कि जब आपकी जॉब लगे और आप एसक्यूएल की अगर क्वेरीज लिख रहे हो, तो कोई किसी को आपको समझाना ना पड़े, आप वो बंदे बनो जो एज अ फ्रेशर दूसरों को समझा रहे हो कि एग्जैक्टली ये कमांड्स क्या क्या होती हैं। इसलिए सब मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके इस चीज में। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो इन सब चीजों में, अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियोस, तभी करना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्डर बाय कमांड क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर वर्ड। मान लो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 to 10। अब 1 to 10 नंबर्स हैं और मैंने बोला कि इसे अरेंज करो। तो आपके दिमाग में आता है कि मैं इसे सिर्फ दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ इन नंबर्स को, या तो इंक्रीज, छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। ये दो ही ऑर्डर हो सकते हैं किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए। अब अगर हमें एसक्यूएल इंजन को ये बताना है कि हमें अपने डेटा को किसी भी प्राइस की, मान लो वैल्यूज, अगर हमारे पास कोई डेटा है जिसमें हमारे पास प्राइस है, जैसे आइटम 1 10 रुपीज का है, आइटम 2 60 रुपीज का है, आइटम 3 40 रुपीज का है, और हम उससे बोल रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम अपने नोट पैड पे चलते हैं और वहां समझाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो हमारे पास प्रोडक्ट 1 है और ये है 100 रुपीज का। वही प्रोडक्ट 2 है 300 रुपीज का। प्रोडक्ट 3 है हमारे पास 250। प्रोडक्ट 4 है 180। अब मेरे पास सिर्फ टू वेज हैं इस डेटा को अरेंज करने के लिए। सबसे पहला है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा डेटा किस तरीके से अरेंज होगा? सबसे पहले प्रोडक्ट 1 आएगा, फिर प्रोडक्ट 4 आएगा, फिर प्रोडक्ट 3 एंड देन प्रोडक्ट 2। वहीं अगर हमारे पास आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? पहले P2 सबसे मैक्सिमम प्राइस वाला आइटम, फिर P3, P4 एंड देन P1। तो ये क्या हो गए हमारे पास? दो ऑर्डर हो गए। अब जब हमें एसक्यूएल इंजन को ये बताना होता है कि हमारे डेटा को या तो असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में, तो उसके लिए हम मेंशन कर देता है, जब भी हमारा एसक्यूएल इंजन एएससी देखता है तो वो ये समझ जाता है कि हमें उसे जो डेटा रिटर्न करना है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और डिसेंडिंग के लिए वो डीईएससी से समझता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब जब हम बताते हैं ना कि हमें ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय पूरी कमांड है कि हमें ऑर्डर करना है, द्वारा किसके द्वारा करना है? प्राइस के। मतलब कि प्राइस का जो कॉलम है हमारे पास, ये हमने प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ था पीएन, और ये था हमारे पास प्रोडक्ट का प्राइस। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें ऑर्डर बाय करना है प्राइस कॉलम के अकॉर्डिंग, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते थे? हम यहाँ मेंशन करते थे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ये होगा हमारा पूरा पैटर्न एसक्यूएल इंजन को ये बताने का कि हमें जो रिटर्न रिजल्ट चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अब बाय चांस कोई लिखना भूल गया, अगर कोई ये पार्ट लिखना ही भूल गया,
बस उसने लिखा ऑर्डर बाय प्राइस। तो एसक्यूएल इंजन की जो कोडिंग है उसमें बाय डिफॉल्ट है हमारा सेटिंग यहाँ पे, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो वो समझेगा कि आपको ये डेटा चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है तो आप कर सकते हो एएससी। अगर नहीं भी करोगे तो जो एसक्यूएल इंजन है वो अपने आप समझ जाए कि आपको यहाँ पे अपना डेटा एक असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको क्या करना होगा यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, उस प्रोडक्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लायर की आईडी है, किस कैटेगरी में वो आ रही है, कितना यूनिट किसी कस्टमर ने, या फिर कितना यूनिट प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी है, और एक यूनिट का प्राइस कितना है। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया मान लो, ठीक है। और यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि असेंडिंग है तो एएससी लिखना होगा, डिसेंडिंग है तो डीईएससी लिखना होगा। और ऑर्डर बाय का सिंटेक्स क्या होगा वो मैं आपको भी एक्सप्लेन किया ही है मैंने, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको बताना होगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, सिलेक्ट करना चाह रहे हो, मतलब कि वो सारी सारी रोज फेच करना चाह रहे हो। तो रोज सारी फेच करना चाह रहे हो तो आप स्टार लगाओगे। स्टार से क्या होता है कि जितने भी कॉलम्स होते हैं ना सारी वैल्यूज आएंगी। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दोगे कि आपको आईडी चाहिए या नेम चाहिए तो आप आईडी इसे स्टार की जगह पे ये भी कर सकते हो। लेकिन अब मैं चलूंगी सारा डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, कि किस टेबल में से आपको सारा डेटा चाहिए, और जो टेबल का डेटा चाहिए आपको वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर बाय। अब वो आपको ऑर्डर करना है तो किसी कॉलम की बेसिस पे तो आप ऑर्डर करोगे, जैसे मैं यहाँ प्राइस की बेसिस पे कर रही थी। तो जो ये डेटा रिटर्न होता ना तो ये इस तरीके से रिटर्न होता फिर आपको, कि P1 पहले रहता 100, P4 बाद में आता, P2 तो P3 आता पहले 250, और फिर P2 आता 300। तो ये होता आपको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से टेबल रिटर्न। अगर आपने यहाँ पे क्या क्या होता, ऑर्डर बाय प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखा होता, असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर लगे तो सिर्फ इसका उल्टा हो जाता। तो ये हो गया आपका इसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स। यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स के लिए। अब मैंने इस चीज को मैं प्रैक्टिकल कराने से पहले एक बार मैंने जो नई टेबल्स बनाई है ना उनका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक की हमारी टेबल्स को मैंने आपको बेसिक लेवल कवर कराने के लिए एक टेबल क्रिएट की थी कस्टमर, जिससे हमने अपने 2 असाइनमेंट सोल्व करे हैं और अपने सारे सारे लेक्चर्स बेसिक लेवल के कवर करे हैं। अब मैंने किया है, मैंने 3 टेबल क्रिएट करी है। अब जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वो इन 3 टेबल्स पर ही रहेंगे मोस्टली। और ये अच्छे वाले, मतलब अच्छा डेटा है इसमें, सब कुछ है, और हम ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे जो कि हम कस्टमर टेबल से नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, टेबल क्रिएट की है। अब टेबल में क्या है मैं आपको टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो हमने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट टेबल बनाई जिसमें मैंने लिखा कि उसकी आईडी क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसे सप्लाई करने वाला कौन है, सप्लायर की आईडी। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो फॉरेन की हमें हेल्प करती है अपने डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए डेटाबेस के अंदर, कि हमें कैसे स्टोर करना है ऑप्टिमाइज्ड मैनर में। तो सप्लायर आईडी क्या होगी, इसके लिए मैंने एक अलग से टेबल क्रिएट करी है जो कि है सप्लायर। उसके अंदर क्या होगा, एक आईडी है और सप्लायर का नाम है। मैं आपको इसका रियल लाइफ में भी दिखाऊंगी, क्योंकि जो हमारी टेबल, जब हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं ना तो टेबल इसी तरीके से क्रिएट होती है। मैं ये एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम चीज मैंने क्या रखा है यहाँ पे, कैटेगरी आईडी, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो प्रोडक्ट। तो इसके लिए भी एक अलग से टेबल है जिसमें एक आईडी है और किस कैटेगरी है, कैटेगरी का नेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे पास उस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट का प्राइस कितना है। सेम चीज मैंने क्या की, यहाँ पे सप्लाई में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बस मैं लिख देती हूँ अभी। सप्लायर टेबल है जिसमें आईडी है और उस सप्लायर का नेम है। सेम चीज कैटेगरी है, कैटेगरी की आईडी है और कैटेगरी का नेम है यहाँ पे। तो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मान लो मेरे पास सप्लायर 1 है जिसका नाम है एबीसी, दूसरा सप्लायर है XYZ, और थर्ड सप्लायर है PQR। और जो मेरे पास कैटेगरी है मेरे पास दो,
एक है, मैं मान लेती हूँ कि जैसे आउटडोर आउटडोर प्रोडक्ट, मतलब आउट में गेम्स का मैंने टेबल बनाई है कि जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो गेम से रिलेटेड होंगे। तो ये हो गया आउटडोर गेम्स, आउटडोर की कैटेगरी। और दूसरी मान लो बाई चांस, अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ कि इंडोर गेम्स की कैटेगरी। अब जब मैंने लिखा अपना प्रोडक्ट वन, और मेरा प्रोडक्ट वन है बैडमिंटन के रैकेट्स, बैडमिंटन के रैकेट्स, ठीक है। अब जो सप्लाई करने वाला है, सप्लाई करने वाला है जो मुझे बैडमिंटन के रैकेट्स को सप्लाई कर रहा होगा, बाई चांस मान लो वो कौन है, एक्स वाई जेड। तो जो भी इसकी आईडी है वो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 2, और साथ में किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम बैडमिंटन कहाँ पे खेलते हैं, आउटडोर गेम्स में खेलते हैं ना। तो आउटडोर गेम्स में क्या आ गया हमारे पास, कैटेगरी की जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये आइटम, वो आ गया वन। वहीं अगर हमारे पास स्केट्स होते और जो सप्लायर होता है PQR, तो मैं सप्लायर आईडी लिखती हूँ यहाँ पर 3, और वो क्या है, इंडोर गेम की तरह में से कंसिडर कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी में आ जाता है 2 में। कितनी यूनिट्स है मेरे पास, इसकी यूनिट्स है बाई चांस मान लो 10, और स्केट्स की यूनिट है 8। एक बैडमिंटन रैकेट का प्राइस कितना है, 1000 रुपीज एक पेयर का, और स्केट्स का कितना है, 2500। तो इस तरीके से आपके पास टेबल होगी ये पूरी की पूरी। लेकिन मैंने आपको समझाया था बेसिक लेवल पे कि जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टेबल्स होंगी, हर एक नंबर ऑफ टेबल्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और कौन कौन से होंगे, कौन सी फॉरेन की होंगी, कौन से प्राइमरी की होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें मेंशन करना शुरू करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है हमारा रिवीजन हो जाएगा इसीलिए। हमारी सब इसमें प्रोडक्ट टेबल है, प्राइमरी की कौन सी होगी, आईडी, आईडी है हमारी प्राइमरी की। सप्लायर टेबल में हमारी प्राइमरी की क्या होगी, आईडी। कैटेगरी में भी हमारी प्राइमरी की क्या होगी, आईडी। अब जो हमारी प्राइमरी की है वो कैसी है, इंट टाइप की। तीनों में ही क्या होगी, इंट टाइप की होगी डेटा टाइप में। अब जो नेम है, सप्लायर टेबल में वेर केयर होगा यहाँ पे, वेर का कितना भी रख लो, मान लो अगर मैंने 50 रखा, या आप लिख सकते हो 255, मतलब ये होता है कितना मैक्सिमम डिस्प्ले साइज हो सकता है, कितनी लेंथ का डेटा उसमें आ सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या रखना है, साथ में हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ये यूनिक होना चाहिए सप्लायर, यूनिक है, नोट नल है। और आपको पता है कि यूनिक और नोट नल के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। यूनिक होना चाहिए, नोट नल होना चाहिए, या फिर आप कुछ और भी अलग से मेंशन कर सकते हो, अगर आपको लगता है, चेक लगा सकते हो इस पे कुछ। सेम चीज आई कैटेगरी में, कैटेगरी का नेम भी कैसा होगा, वेर केयर होगा। आपके ऊपर है कि आपको उसका डिस्प्ले साइज क्या रखना है यहाँ पे, और ये यूनिक रखना है, नोट नल रखना है, ये सब चीज आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो मैंने क्या किया है कि जो टेबल क्रिएट करी है सप्लायर कैटेगरी वाली, उसमें मैंने यही चीजें मेंशन करी है। तो कैटेगरी टेबल की क्रिएशन की कमांड क्या है यहाँ पे, क्रिएट टेबल कैटेगरी। कैटेगरी आईडी को मैंने इंट टाइप दिया, ये हमारी प्राइमरी की होगी। और जो कैटेगरी का नेम है उसका क्या होगा, डेटा टाइप वैर। और मैक्सिमम डिस्प्ले साइज कितना है इसका, 15। और ये कैसी होगी, ये नोट नल होगी। वहीं जो सप्लायर टेबल मैंने क्रिएट करी सेम टाइप की है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करने वाली हूँ मैं, कि जो सप्लायर आईडी है वो इंट टाइप की है, प्राइमरी की है, और सप्लायर का नेम है वो कैसा है, वेर केयर है। मैक्सिमम डिस्प्ले साइज कितना है इसका, 50। और ये कैसा रहेगा, ये भी रहेगा हमारे पास नोट नल। तो ये था हमारे पास दोनों टेबल को मैंने यहाँ पे से इंसर्ट इनटू, आपको टेबल पता ही है कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, वो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है इसकी इंसर्ट कमांड्स। जैसे मैंने 1 to 9 रखे हैं इनकी डेटा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट टेबल्स, प्रोडक्ट जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसे कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चीज और समझाई है आपको, जो कि मैंने आपको बेसिक पे नहीं समझाई थी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट उस टाइम पे मुझे नहीं लगा था। लेकिन अब समझना कि जब हम क्रिएट करते हैं तो और 2-3 चीजें क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे मैं सब कुछ चीजें नहीं समझा सकती, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एडवांस में हो जाती है उस टाइम पे। तो जैसे जैसे हमारी लेक्चर्स आएंगे ना, जितनी बार मैं न्यू टेबल्स क्रिएट करूंगी हमेशा आपको कोई एक नई चीज सिखाऊंगी यहाँ पे। अब आपको एक चीज आपने नोटिस करी कि जब भी हम कोई डेटा एंटर करते थे बहुत नंबर ऑफ रोज में, जैसे मैंने कस्टमर टेबल में आपको प्रोवाइड कराया था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे देखो वन भी मेंशन रखे, हम लाइन में कर रहे हैं हम डेटा को एंटर, 1 2 3 4 5। जबकि ये नहीं लगता कि अगर हम इसमें कुछ एक लूप होता कि हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाता तो हमारे लिए आसान हो जाती ये चीजें। तो इसे सॉल्व करने के लिए पता है हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं कि प्राइमरी की होगी आईडी हमारी,
साथ में इंट डेटा टाइप की होगी और हम इसमें मेंशन कर सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कि जब भी कोई डेटा इंसर्ट होगा ना, अगर प्रीवियस पे उसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है तो नए आने वाले डेटा की प्रोडक्ट आईडी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अब एक बार डेटा टाइप निकाल लेते हैं। नेम का क्या होगा, वेरकेर होगा। आपके ऊपर है, नोट नल लिखना चाहो, यूनिक लिखना चाहो, जो आप लिखना चाहो। सप्लायर आईडी कैसी होगी, फॉरेन की होगी, इंटीजर होगी। सेम चीज कैटेगरी की, ये भी इंट होगी और फॉरेन की होगी। यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे हमारे हमेशा इंटीजर में। कोई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है 8.5 दे दे या फिर 2.5 दे दे, तो हमारे पास यूनिट्स क्या होंगी, हमेशा इंटीजर में। और प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है हमारा डेसिमल में, जो कि इंटीजर का ही टाइप है, फ्लोट वैल्यू डेसिमल में। तो पता है हम इसे भी अलग से मेंशन कर सकते हैं। जब डेसिमल में हम कुछ मेंशन करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू को हम ये भी प्रिसाइज कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक रखी जाएंगी या फिर 3 4 5, वो आपके ऊपर है। मैं बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो इस काम को। तो आपने इस वीडियो में क्रिएशन के टाइम पे दो चीज सीखी आज। एक तो डेसिमल वैल्यूज इंसर्ट करना, टेबल के क्रिएशन के टाइम पे मेंशन करना कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कैसी वैल्यूज के कैसा डेटा आने वाला है, वो होगा फ्लोट टाइप का। और दूसरी क्या चीज सीखी यहाँ पे, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये चीज हो गई आपकी टेबल क्रिएशन। मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो ये है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल। तो ये चीज ध्यान से देखो, मैं तो थोड़ा जूम करती हूँ। हमने क्या किया, हमने क्रिएट करी टेबल प्रोडक्ट, जिसमें एक प्रोडक्ट आईडी होगी, इंट डेटा टाइप की होगी, प्राइमरी की होगी। और हमने मेंशन किया कि जब भी कोई नया डेटा आएगा ना, वो ऑटो इंक्रीमेंट होके इंसर्ट होगा। प्रोडक्ट का नेम वेर केयर है, नोट नल होगा कंफर्म। सप्लायर आईडी क्या है, इंट है। कैटेगरी आईडी इंट है। और मैंने आपको बताया था कि आप किन्हीं भी कॉलम्स को फॉरेन की तरह कैसे मेंशन कर सकते हो, उसका कोड है ये वाला, जहां पे आप बताते हो फॉरेन की कौन से वाला कॉलम है, सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी किससे रेफरेंस ले रहा है। रेफरेंस ले रहा है ये सप्लायर्स टेबल से, और किससे मैच कर रहा है यहाँ पे, सप्लायर की आईडी से। सेम चीज कैटेगरी के केस में। यूनिट्स कैसी होंगी, इंट होंगी और नॉटनल होगी। अगर आपको प्राइस, जो कि डेसिमल या फ्लोट जो होता है वो हमारा इंट का ही कैटेगरी होती है, तो हम उसे कैसे मेंशन कर सकते हैं, डेसिमल टाइप की होगी। और जो 2 लिखा हुआ है ना, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज होंगी, तो ये है 2। और ये कैसा होगा, नोट नल होगा। तो ऐसे करके आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब इस ऑटो इंक्रीमेंट का एग्जैक्टली यूज क्या है वो देखो। जब हम इंसर्ट कमांड कर रहे हो, अब आप देख रहे हो हमारे पास कॉलम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी है, लेकिन अब हम इंसर्ट करते वक्त वो कॉलम अलग से मेंशन नहीं कर रहे। हमने वो क्यों नहीं कर रहे मेंशन, जबकि हमने जब यहाँ पे टेबल क्रिएट करी थी और सप्लायर आईडी प्राइमरी की, तो हम अलग से मेंशन कर रहे थे सप्लायर आईडी। और जब हमने कस्टमर टेबल क्रिएट करी थी, उस केस में भी हम सेम चीज कर रहे थे। लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट करने से हम हमेशा इस चीज से बच जाते हैं। हमने प्रोडक्ट आईडी अलग से कॉलम भी मेंशन नहीं करा, और ना यहाँ वैल्यूज लिखी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो बैकग्राउंड में खुद जाके वो कोड जो है ना अपने आप एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जब फुटबॉल इंसर्ट हो रही होगी ना उसके अंदर, तो वो अपने आप उसे 1 आईडी पे इंसर्ट कर रही होगी, बास्केटबॉल 2 आईडी पे, वॉलीबॉल 3 आईडी पे, टेनिस रैकेट 4। ऐसे करते करते जितने भी हमारे पास डेटा है, सारा का सारा 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो चीज वहां पे इंसर्ट होती रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास टेबल। आपको करना है, ये पूरा कोड कॉपी करना है, अपने वर्क बेंच में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर। जब आप इसे दोबारा शो टेबल्स करोगे तो आपको तीनों टेबल्स दिखेंगी। और अगर आपको पूरा डेटा देखना होता है, मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ। हम्म, अगर मान लो कि मुझे प्रोडक्ट का देखना है, जैसे क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट था वहां पे, तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, हमारा फुटबॉल क्या गया, 1 प्रोडक्ट आईडी पे गया। बास्केटबॉल 2, जबकि हमने वो अलग से मेंशन ही नहीं करी। ठीक, तो ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट का यूज। तो और डेसिमल में देखोगे ना, प्राइस में तो हमेशा सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स मिल रही हैं आपको। तो ये होता है डेसिमल में लिखने का तरीका। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये मेरा सिर्फ समझाने का वो था कि जिससे आपको कोई डेटाबेस क्रिएशन में या फिर टेबल क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि अब हम इस टेबल्स को बहुत ही यूज करने वाले हैं अपने असाइनमेंट्स में और आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इतना टाइम देना बनता था इन टेबल्स का एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे थे, ऑर्डर बाय। आप कंफ्यूज हो गए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑर्डर
जहाँ आपको अपना डेटा किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वाले ऑर्डर में। अब क्या हो गया कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप एएससी मेंशन करो, एएससी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डीईएससी मेंशन करोगे। टेबल हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, सप्लायर और कैटेगरी में टेबल बनवा दिए, लेकिन इस केस में अभी हम यूज करने वाले हैं सिर्फ प्रोडक्ट टेबल। और बाय डिफॉल्ट कैसी होती है इसकी वैल्यू? असेंडिंग ऑर्डर होती है, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। अभी देख रहे हो प्राइस, जब हमने मेंशन किया अपना डेटा, तो पहला प्रोडक्ट 29 का, 29 रुपीज 0.99, दूसरा है 24, 19, 89। तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन मुझे क्या देखना है, सारा डेटा ऐसा चाहिए जो प्राइस लो टू हाई होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अमेजोन पे जाते हो और फिल्टर लगाते हो ना कि आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के आइटम लो टू हाई प्राइस में चाहिए, या फिर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, तो वहां पे क्या काम होता है, जब वो क्वेरी आपके क्लिक करने से उस बटन पे बैकएंड पे जाती है ना, तो वो ये मेंशन कर देती है कि आपको जो डेटा रिटर्न करना है ना रोज में, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए जहां प्राइस लो टू हाई होंगे। अब इसे कैसे कर सकते हो? आप क्या मेंशन करो कि जब आप रोज को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो फिर मेंशन कर दो कि आपको ऑर्डर करना है किसके, किस रेफरेंस में, प्राइस के रेफरेंस में ऑर्डर करना है। और प्राइस के रेफरेंस में क्या होना चाहिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे एएससी मेंशन कर देती हूँ, तो ये छोटे से बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं रन करके। अब देखो, सबसे कम प्राइस का कौन सा था? हैंड रैप्स। दूसरे थे रैकेट ग्रिप, जंप रोप, तो 9999 रुपीज के हैं। फिर 40, 12, 14, फिर 19, 24। तो ऐसे करके आप, अगर आप यहाँ पे एएससी मेंशन भी नहीं करते, तो भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही देता। तो देखो, अभी भी हमारे पास डेटा क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ रहा है। वहीं अगर आप क्या कर दोगे, इसे डीईएससी मेंशन कर दोगे, तो अब क्या आना शुरू हो जाएगा? डेटा सबसे पहले 3000 का आया, फिर 1500 का आया, फिर 1200 का आया। ऐसे करते करते नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, प्राइस जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। तो ये था ऑर्डर, किस ऑर्डर में। और ये मोस्टली यूज आता है जब कोई यूजर डेटा जब फिल्टर करता है ना डेटा, प्राइस के बेसिस पे या फिर नेम के बेसिस पे। तो हम इसे किसी के भी बेसिस पे कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हो, जैसे नेम के बेसिस पे भी कर सकते थे। तो एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल मेंशन कर दोगे प्रोडक्ट नेम, और आपको क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, जैसे योगा मैट, वाई सबसे बाद में आता तो वो पहले आ गया, फिर डब्ल्यू आ गया, फिर वी आ गया। तो ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट नेम्स के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो चुका है। आप इसे किसी भी टाइप के कॉलम पे लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑर्डर करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है यहाँ पे, हाँ एक चीज और, इसमें लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ कि मुझे प्राइस प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग भी चाहिए, या फिर मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं लिखती हूँ प्राइस, मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग में चाहिए। तो अभी मुझे डिसेंडिंग में आ रहा है, लेकिन मैं आगे मेंशन कर देती हूँ कि मुझे नेम के उसमें, जो प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का नेम जो है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अब खुद सोचो कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो क्वेरी सही से एग्जीक्यूट होगी ना, इसका पैटर्न होगा कि जैसे हमारे पास ये डेटा था, तो मान लो जो हमारे पास डेटा है वो 100 रोज का डेटा है, जिसमें एक कॉलम था प्राइस। और जब हमारे पास पहले हमने लिखा है ऑर्डर बाय, हम किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले जब एसक्यूएल इंजन के पास ये क्वेरी जाएगी ना, और वो चेक करेगा कि उसके पास यहाँ पे ऑर्डर बाय आया है, तो वो पहले फिगर आउट करेगा कि सबसे पहले उसे ऑर्डर बाय किस कॉलम के ऊपर करना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइस। तो वो क्या करेगा, जब उसको सिलेक्ट कर रहा होगा ना, वो प्रोडक्ट टेबल पे गया होगा, तो वो चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे प्राइस कॉलम है। फिर वो चेक करेगा कि उसे किस ऑर्डर में करना है, तो हमने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो क्या कर देगा, प्राइस को लो, सॉरी हाई टू लो में कर देगा, सबसे ऊपर हाई प्राइस वाला आइटम होगा, हाई टू लो में कर देगा। फिर वो कोमा के बाद जाए, कोमा के बाद चेक करेगा कि अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर बाय कमांड ही चल रही है। तो वो पूरा पूरा आगे तक, जब तक हमारे पास वो कोई दूसरा वो ना आ जाए, वेयर कंडीशन या फिर कुछ भी आगे नहीं आ जाए, तब तक वो क्या करता रहेगा, ऑर्डर बाय ही समझेगा। ऑर्डर बाय के बाद हमने क्या लिखा कि उसे क्या चाहिए, अब जो प्रोडक्ट का नेम है उसके अकॉर्डिंग भी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए।
तो इसने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से समझना, इसको सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इस चीज में। उसने पहले अपने पूरे डेटा को पहले ही वो किसके अकॉर्डिंग चेंज कर चुका है, प्राइस को हाई टू लो में चेंज कर चुका है। अब जब भी किसी प्राइस में सेम वैल्यूज होंगी, जब यहाँ पे हमारा प्राइस सेम होगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो टेबल में, ये देख रहे हो यहाँ पे 20, 51, इन दोनों का जो वैल्यूज है प्राइस वो सेम है। तो इस केस में क्या करेगा, जो ये रोज आ रही है, 20 पहले लिखा हुआ है 20 आईडी वाला प्रोडक्ट, फिर 51 वाला प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को आपस में अरेंज करेगा उनके प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग, जिस भी ऑर्डर में हमने दे रखा होगा। तो हमने दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले क्या आना चाहिए, पी वाला लेटर। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे ना, तो यहाँ पे पैराशूट जो है ना वो ऊपर आ जाएंगे और एलिप्टिकल मशीन्स नीचे आ जाएंगी। तो आपको दिखाती हूँ रन करके, देख रहे हो यहाँ पे। अब पैरासूट्स ऊपर आ गए, होगी पी ऊपर आ गया, ई क्या आ गया नीचे। सेम चीज अगर आप 799 वाले केस में देखो, यहाँ पे कितनी है, 3 वैल्यूज है। तो आर ओ पहले आया, आर ए बाद में आया, के उसके बाद में आया। वहीं अगर मैं इसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कर दूं ना, तो यह करेगा, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कर देगा। अब देखो एलिप्टिकल मशीन्स पहले आया, पैरासूट्स बाद में आया। वहीं कायक, रेसिंग बाइक और यहाँ पे क्या हुआ, रोइंग मशीन्स। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर चलता है। तो पहले आपको उसका ऑर्डर अब समझ में आएगा किस तरीके से बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता है। तो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कैसे होता है, जो चीज पहले लिखी होती है पहले वो उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है डेटा को, जहां उसे सेम प्राइस मिलेंगे, जहां उसे सेम प्राइस मिलेंगे, उस सेम प्राइस पे ही इस क्वेरी को इम्प्लीमेंट करेगा। वहां की रोज को वो क्या कर देगा, प्रोडक्ट नेम में जो भी ऑर्डर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। और मान लो एक केस निकलता है कि मान लो यहाँ पे 799 में 5 आइटम्स थे और 2 आइटम का यहाँ पे नाम भी सेम निकला। मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ बाय चांस। तो जो भी आपने आगे लिखा होगा ना यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा अरेंज होगा, वरना जो भी पहले आया होगा ना वो इसी, अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे अरेंज होके वो लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे। तो ये था हमारा ऑर्डर बाय कमांड। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स मेंशन है तब कैसे होगा, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, जो इसका रिटर्न जो रिजल्ट होगा उसको वो अरेंज करेगा इस क्वेरी के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हमारे वो आते हैं ना 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कि इसे आपके पास स्कोर दे दिया कि बताओ उसका रिजल्ट कैसा होगा, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां हमारे मल्टीपल कॉलम्स को ऑर्डर वाई में डाल देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना जितनी कर सको, क्योंकि इस टेबल में बहुत पैटर्न्स हैं जिसमें आप है ना ऑर्डर बाय को यूज कर सकते हो। तो ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, और अगले 4 से 5 लेक्चर तो बहुत ही यूज आने वाला है। तो ध्यान से समझना। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय का सिंपल सा है मतलब है कि आप क्या करोगे, रोज को ग्रुप करोगे और उन ग्रुप जितनी भी रोज ग्रुप हुई हैं उनकी वैल्यू, उनका रिजल्ट रिटर्न करोगे एक सिंगल वैल्यू में। इट ग्रुप रोज डेट हैव द सेम वैल्यूज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट करी है यहाँ पे, जितना ध्यान से फोकस होके समझ सकते हो समझ लेना यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और इससे बेटर समझने के लिए मिल सकता है ये टॉपिक। तो देखो, आ, इस पे ऊपर कुछ सिंटेक्स पे भी ध्यान मत देना, जो मैं समझा रही हूँ सिर्फ उस पे ध्यान देना। हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास एक रो है जिसमें 1 to 100 रोज है, पहले से डेटा है। अब हमारा उसमें एक कॉलम है सप्लायर आईडी का। सप्लायर आईडी मतलब इस प्रोडक्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, XYZ कर रहा है, PQR कर रहा है, या फिर XYZ ABC कौन कर रहा है, तो उसकी आईडी मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया। आप क्या देख लो, इसमें भी देख लो, सप्लायर आईडी 3 है। और अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स, तो इसमें 3 पे क्या पड़ा हुआ है, सप्लायर टेबल में 3 पर है हमारा फिटनेस वर्ल्ड लिमिटेड। तो जो ये प्रोडक्ट था ना जिसमें हमने देखा था कि सप्लायर आईडी उसकी 3 है, तो उसे कौन सप्लाई कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, फिटनेस मशीन लिमिटेड वाली सप्लाई चेन। इसके बाद अब क्या है कि ऐसी बहुत सारे आइटम्स है ना जिसे 3 वाला सप्लायर सप्लाई कर रहा है, ऐसे 9 वाली सप्लायर आईडीज वाली रोज बहुत सारी हैं। अब मुझे क्या काउंट करना है कि कितने आइटम्स ये पर्टिकुलर सप्लायर हमें दे रहा है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि थर्ड वाला फिटनेस मशीन लिमिटेड जो भी वो नाम था वो सप्लाई कर रहा है कितना आइटम, तो क्या आप किसी बंदे को बैठाओगे मशीन पे कि ये डेटा है मेरे पास हजारों में और इनमें से वो आइटम्स निकाल के दे दो काम मैनुअली काउंट करके जो कि ये वाली पर्टिकुलर सप्लायर सप्लाई कर रहा होगा। तो उसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एफर्ट्स भी बहुत वेस्ट होंगे हमारे। तो उसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं, हम ग्रुप बाय करते हैं। तो ग्रुप बाय किस तरीके से फंक्शन करता है, तो मैंने आपके लिए मतलब मेहनत लगी, मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकती थी लेकिन सिर्फ मेरा नोट्स बनाने दे, इसलिए मैंने ये पूरा डिजाइन यहाँ पे किया। तो टेबल है ये हमारे पास जिसमें 1 to 100 रोज में डेटा है। अब वो क्या करेगा जब भी वो पढ़ेगा ना कि ग्रुप बाय करना है उसे सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग, वो सब रोज को है ना ऐसे ग्रुप कर देगा जहां पे सप्लायर आईडी 1 2 3 4। तो जो स्टार्टिंग की रोज होंगी ना वहां पे सब जिनकी भी रोज में सप्लायर आईडी 1 होगी वो रोज सबसे ऊपर आ जाएंगे। जिनकी सप्लायर 2 होगा फिर वो नीचे, जिनका सप्लायर 3 वो उससे नीचे, सप्लायर 4 सप्लायर 5, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर देगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, मैं आप एक चीज छोटा सा उससे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ाने वाली हूँ ना वो एग्रीगेटेड फंक्शंस पे पढ़ाने वाली हूँ, जो कि हमें हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में किसी भी कॉलम का काउंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम, एवरेज। मैं आपको इससे पहले नहीं पढ़ा सकती हूँ, मुझे ग्रुप बाय पढ़ाना था क्योंकि ग्रुप बाय के थ्रू ही हम इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। तो सिर्फ आप ये समझ लो कि काउंट से क्या होता है, हमारे पास काउंट आ जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, आगे इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ आपको। अब जब आपने यहाँ पे मेंशन किया है ना कि आपको सेलेक्ट करना है, क्या निकाल के लेके आना है, आपको निकाल के लेके आना है काउंट। काउंट किसका निकाल के आना है, सप्लायर आईडीज का प्रोडक्ट टेबल में से। और ग्रुप किस जिसका भी आप काउंट निकाल रहे होगे ना या फिर जिसको ग्रुप कर रहे होगे उसका आप काउंट निकाल सकते हो। या फिर ये ध्यान रखना जिसको भी आप काउंट करना चाह रहे हो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है वो, तो आपको उसे पहले ग्रुप करना पड़ेगा कि पूरे डेटा में कितनी रोज हैं जिसमें जो सप्लायर आईडी है ना वो 1 है। तो 1 वाली रोज क्या हो जाएंगी, सबसे ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो काउंट क्या करेगा उस वो फंक्शन, वो उन सारी रोज को काउंट कर लेगा जिसमें जो सप्लायर आईडी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही फिर वो काउंट क्या करेगा, उन रोज को काउंट कर लेगा जिसके सप्लायर आईडी 2 है। और रिजल्ट किस तरीके से देगा, ऊपर वाली वैल्यू में एक सिंगल वैल्यू देगा कि 9 टाइम्स थी सप्लायर आईडी 1 या फिर 6 टाइम्स थी, ऐसे करके वो आपको रिजल्ट दे देगा। मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, टेबल है प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास क्या है, सप्लायर आईडी है। इसे मैं सबको हटा देती हूँ अभी। मैं दोबारा से आपको रन करके दिखाती हूँ। हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट टेबल है जिसमें सप्लायर आईडी एक कॉलम है और उसमें वैल्यूज है 1 to 9। मुझे चाहिए कि सप्लायर 1 कितने आइटम सप्लाई कर रहा है, 2 कितने आइटम सप्लाई कर रहा है, ऐसे करते करते जितने भी हमारे पास सप्लायर्स हैं वो कितने आइटम्स कर रहे हैं हमारे पास सेल। तो मैं करूंगी, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मुझे सेलेक्ट करना है काउंट किसका, सप्लायर आईडी का। सप्लायर आईडी का किस टेबल में से, प्रोडक्ट टेबल में से। जहां पर मुझे ग्रुप करना होगा, ग्रुप बाय कंपलसरी होगा जब भी आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करने वाले हो। ग्रुप बाय, ग्रुप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो यहाँ पे ग्रुप सप्लायर आईडी पे। तो इतना करने से क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड में आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही ये कमांड रन होगी पहले उसने उन 1 सप्लायर आईडी को ऊपर लेकर आ गया होगा सारी रोज को, फिर 2 सप्लायर आईडी को, फिर 3, और उन रोज को काउंट करके उसने रिटर्न कर दिया। तो इससे क्या पता लगता है हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज है जिनके पास सप्लायर आईडी है, 8। इसके टेस्ट कैसे कर सकते हो, अगर हमारे पास ये फंक्शन नहीं होता जितना हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे काउंट कर सकते थे। थोड़ा दिमाग लगाना क्योंकि ये तो मैं अब पढ़ा रही हूँ लेकिन आप बेसिक पढ़ चुके हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज तो आती होगी, अगर आपके पास ये फंक्शन ना होते तो आप और इजी वे में कैसे कैलकुलेट कर सकते, मैनुअली नहीं करना था आपको। तो आप क्या करते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, जहां पर जो सप्लायर की आईडी क्या है, सप्लायर की आईडी होगी 1। जहां पे सप्लायर की आईडी 1 होगी उसमें कितनी डेटा फेच होकर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8 रोज। और जब हमने ये फेच किया था तो पहली वैल्यू भी क्या थी, 8। तो इससे हमें ये पता लगता जो ये 8 आया है ना वो आया है कितनी रोज है जिसमें सप्लायर आईडी 1 है।
तो ये इस क्वेरी को और ऑप्टिमाइज करने के लिए या फिर और अच्छा रिजल्ट लेके आने के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। अगर हम 2 को करें तो इसका वैल्यू होनी चाहिए 17 रोज। तो देखो यहाँ पे आ गई 17। तो ये हो गया आपका ग्रुप बाय। लेकिन ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली फंक्शन कैसे कर रहा है। वहीं आप क्या कर सकते हो ना, इसे ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो इसमें, लेकिन उसके लिए एक रूल फॉलो होता है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो सेलेक्ट कमांड, किस टेबल में से कर रहे हो, फ्रॉम। फिर आप कोई फिल्टर करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, वो लिखा जाता है। तो इतने से क्या होता है, आपके पास रिजल्ट आ जाता है जो फिल्टर आउट होके आता है। उस फिल्टर आउट रिजल्ट पे आप क्या करते हो, ग्रुप कर सकते हो। और ग्रुप के बाद ही ऑर्डर लगा सकते हो, ग्रुप से पहले ऑर्डर नहीं लगा सकते। ठीक है। और याद करने का सिंपल तरीका है, अल्फाबेटिकली में जी पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि ग्रुप बाय हमेशा पहले लिखा जाएगा, ऑर्डर बाय बाद में लिखा जाएगा। अगर मैं इस क्वेरी पे आपको लिख के दिखाती हूँ तो ग्रुप पहले आएगा। और आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर बाय सप्लायर। ऑर्डर बाय, हम क्या करेंगे, सप्लायर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, बड़े से छोटा। तो खुद सोचो क्या रिजल्ट आना चाहिए। मैं आपको रन करके बताती हूँ, पहले एक बार आप इसका रिजल्ट देख लो क्या था। 8, 17, 15, 11, 8 ऐसे करके था। ठीक। और लास्ट में कितना है, 969। अब देखो, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, रहा कि हमारे रिजल्ट क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है। क्योंकि ये हमारी जो क्वेरी को पता है एग्जीक्यूट कैसे हुई है। ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हुई है। इसने क्या किया, जो भी हमारे पास डेटा था यहाँ पे, जो 100 रोज में डेटा था, 1 to 100, उसने क्या किया, सेलेक्ट करा सबसे पहले। उसे पता लग गया कि उसे सेलेक्ट करना था किस टेबल में से, फ्रॉम कर लिया। हमने अभी कोई वेयर कंडीशन नहीं लिखी है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे 1 to 100 डेटा से डील कर रहे हैं, सारी रोज से। उसने कहा कि उसे ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने से क्या हुआ कि जो ऊपर की रोज थी वो 1 सप्लायर आईडी वाली आ गई, उसके बाद 2 सप्लायर आईडी वाली आ गई, फिर 3। ऐसे करते करते लास्ट में है 9 सप्लायर आईडी, क्योंकि हमारे पास सप्लायर क्या है, 1 to 9 ही है यहाँ पे। अब उसके ग्रुप के बाद हमारे पास क्या था, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या हुआ, हमने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, बड़े से छोटा। तो ये जो ये ऑर्डर था ना, ये चेंज हो गया, ऊपर आ गया 9 सप्लायर आईडी, फिर 8, फिर 7, और ऐसे करते करते आ गया 1 सप्लायर आईडी वाला। फिर जब उसने देखा, सेलेक्ट किया, आगे हमें काउंट करके रिजल्ट देना था। काउंट में क्या था, सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग। तो उसने देखा सप्लायर आईडी में 9 का कितना रिजल्ट है, 9। 8 का कितना था, 6। 7 का कितना था, 6। 1 का कितना था, 8। 2 का कितना था, 17। ऐसे करके उसने रिजल्ट दिया। अब देखो यार, इससे ज्यादा अच्छे से मुझे नहीं लगता कोई भी समझा पाया, कि मैं बिल्कुल एक एक लाइन आपको समझा रही हूँ कि पर्टिकुलर क्वेरी किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही ना ये चीजें, तो आपको पूरे फोकस के साथ ये वीडियो दोबारा से देखने की नीड है, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता आपको कि ये क्वेरी किस तरीके से फंक्शन करती है। मैं जितना टाइम दे सकती थी इन दोनों ऑर्डर्स को समझाने में, दोनों क्वेरीज को समझाने में, मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया है अपना। और जितने अच्छे नोट्स आप दे सकते थे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है नोट्स बनाने में, इसलिए वीडियो डिले हो जाती है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अपना बेस्ट देके आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ, उसमें आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की नीड ना पड़े। मेरा मोटिव सिर्फ अभी के लिए इतना है। और हाँ, कुछ बच्चों को डाउट था कि क्या जो ये प्लेलिस्ट है इसमें सारे एडवांस लेवल तक के फंक्शंस कवर होंगे। तो हाँ, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने मैं कवर कर सकती हूँ, आपके डेस्कटॉप पे कवर करा सकती हूँ बिना मैक्सिमम डेटा के। जो कि पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जो हमारे कंपनी के डेटा पे ही अप्लाई कर सकते हैं, जब बहुत बड़ा डेटा होता है। सिर्फ उन फंक्शंस को छोड़ के मैं यहाँ जितने भी फंक्शंस में इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ प्रैक्टिकली, वो मैं आपको सब कुछ कराने वाली हूँ। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। और इस कोर्स को चलने में भी टाइम लगेगा, मतलब कवर होने में कम से कम 2-3 महीने, क्योंकि मुझे नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अपना टाइम निकाल के फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं, और आपको प्रोवाइड करना। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, पर मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करने का मैं करूंगी। और हाँ, अगर आपको वही चीज मैं सेम रिपीट करने वाली हूँ, कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, आपको हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड
जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे कमेंट डालते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स डालते हैं, तो मुझे वो मोटिवेट करता है और लेक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। और जो कर सकते हो कमेंट्स प्लीज़ डू, जिससे मुझे पता लगे कि आप देख रहे हो लेक्चर्स, आपको अच्छे लग रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं अपने लेक्चर्स में ये चीज़ अपडेट कर सकती हूँ या फिर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हो, मोस्ट वेलकम। क्योंकि वो ही मुझे हेल्प करेगा अपनी फैमिली को ग्रो करने में। एंड चलो लेक्चर्स को यहीं खत्म करते हैं आज के। मेहनत करना, पढ़ना अच्छे से, टेबल डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। आप जितनी प्रैक्टिस चाहते हो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें मिलती नहीं थी ऐसे कि किसी ने टेबल क्रिएट करे तो वो खुद बना रहे हैं हम बैठ के, कुछ था नहीं चीज़ें। पर हाँ, अगर आप डेटा मिल रहा है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक? ज़्यादा नहीं बढ़ाते, अब लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।